नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के दोस्त चैप्टर 5 है हमारा, जिसके अंदर भारत के व्यापार, पर्यावरण और सुरक्षा, इन तीन टॉपिक्स को इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, इसमें से आपके एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है ही है। तो इस चैप्टर को हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दोस्त, मैं आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को पढ़ाना। देखो, सबसे पहले चाहे देश कोई सा भी हो, चाहे इंडिया हो या कोई भी देश हो, सभी देश के अंदर संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता सबसे जरूरी चीज है। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। संप्रभुता, जिसको जो सोवरेनिटी कहते हैं, इसका मतलब ये होता है एक देश की स्वतंत्रता। वो जो डिसीजन लेगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ, मतलब कि बिल्कुल फ्री डिसीजन लेगा, वो उस पर किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। एक कंट्री अपने इंटरनल मामले में और अपने एक्सटर्नल मामले में, टोटली आंतरिक और बाहरी मामले में, वो आज़ाद होना चाहिए। तो एक कंट्री अपनी अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए दोस्त हमेशा स्ट्रगल करता रहता है। और जैसे कि भारत को दोस्त 1947 से पहले ये संप्रभुता भारत के पास नहीं थी, क्योंकि भारत के जो डिसीजन थे वो तो अंग्रेज लिया करते थे। इसलिए भारत को जब आज़ादी मिल गई, उसके बाद से दोस्त इंडिया के लिए सबसे बड़ी एक चैलेंजेस ये थी कि भारत अपनी सोवरेनिटी को और अपनी अखंडता को बना के रखे। सबसे पहले दोस्तों, ये जो अखंडता है, जो यूनिटी है भारत के अंदर, इंटीग्रिटी, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर डाइवर्सिटी है, विविधता पाया जाता है, अलग धर्म, अलग जाति, अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। इसलिए भारत के अंदर इंटीग्रिटी होना और जो सोवरेनिटी है उसको सेफ रखना दोस्त भारत के लिए एक सबसे बड़ी चैलेंजेस है। और अगर बात करें हम भारत की इकोनॉमी, ये तो दोस्तों भारत के सिक्योरिटी का मामला हो गया, लेकिन अब बात करते हैं भारत की किस पे, इकोनॉमी मामले को लेकर। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम भारत की कंडीशन खराब थी। आज़ादी के बाद भारत के दोस्त कह सकते हो कि जो स्वतंत्रता की जो खुशी थी, उसके ऊपर विभाजन का ग्रहण लग चुका था। और इस ग्रहण को दोस्त हमने बहुत मुश्किल से झेला, क्योंकि जब जब लोग भारत से पाकिस्तान गए तो कुछ लोग भारत में ही रुके। तो उस टाइम भारत की आबादी लगभग दोस्तों 17 करोड़ 35 लाख के आसपास थी। और इतनी आबादी को उस टाइम, जो कि जो ज़्यादातर आबादी हमारे कृषि पर डिपेंड हुआ करते थे, और कई लोग दोस्तों गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद में, यानी कि रोड पर भी दोस्तों, सड़कों पर भी सोना पड़ा था। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हमारे सामने एक चैलेंजेस ये थे कि भारत का हम आर्थिक विकास कैसे करें, आखिर उन लोगों को रोजगार कैसे दे जो इस टाइम बेरोजगार हैं। तो रोजगार का दोस्तों मसला भारत के लिए सबसे बड़ा मसला था। और भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, हमने ये पढ़ रखा ऑलरेडी चैप्टर्स के अंदर, उन्होंने तो सोशलिज्म की पॉलिसी अपनाई थी, जिसके अंदर समाजवादी में क्या होता है कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग धंधे होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, कारखाने होते हैं, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में हो जाती है, लेकिन नेशनलाइजेशन हो जाता है। और दोस्त इस वजह से सरकार ही सब कुछ कर रही थी, और सरकार के करने से प्राइवेट सेक्टर इतना पनप नहीं पाया, और दोस्त भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था। फाइनली दोस्त 1991 में जाके हमने जब एलपीजी का सिस्टम अपनाया, जिसके अंदर हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जब 1991 में दोस्त हमने ये पॉलिसी अपनाई, तब जाके दोस्त हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधरनी स्टार्ट हुई। और अब तक हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन, जो आर्थिक जो हमारी स्थिति है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की बात। देखो, अगर पर्यावरण को हम संतुलित रखना चाहते हैं तो हमें व्यापार से या अपने देश के अंदर इंडस्ट्री से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो उस पर्यावरण को लेकर भारत के द्वारा भी कई सारे जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसमें पार्टिसिपेट किया गया है। और भारत की सरकार ने दोस्त पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, दोस्त जो गाड़ियाँ चलती है उनमें से एनवायरनमेंट को कोई प्रदूषित ना हो, उनको कम करने के लिए दोस्त, एंड सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, तो भारत ने आए दिन अपने कानून बनाए हैं। तो बेसिकली दोस्त इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा संप्रभुता, यानी कि इंडियन सिक्योरिटी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर इंडिया के क्या स्टैंड है। तो तीन दोस्तों टॉपिक हमारे पास है। तो सबसे पहले भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियां हैं, क्योंकि भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं, और आए दिन दोस्तों ये घटनाएं होती रहती हैं। 1962 के अंदर दोस्त जब चाइना से वॉर हुआ तो हमने सोचा भी नहीं था कि वो हम पे अटैक करेगा, और ये दोस्तों नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल थी। 1965 में दोस्तों पाकिस्तान से वॉर हुआ। अब ये बात अलग है कि जीत दोस्तों हमारी ही हुई, 1965 में भी, 1971 में भी, और 1999 में भी कारगिल युद्ध के दौरान। लेकिन दोस्त चाहे जीत हमारी होती है, लेकिन उसके अंदर नुकसान तो हमारा भी हो रहा होता है, क्योंकि युद्ध चाहे किसी भी देश के साथ हो, उसमें तो जन हानि धन हानि जरूर होती है। तो भारत के लिए एक कह सकते हो कि भारत की सिक्योरिटी का मसला है। इन दोनों देशों की वजह से हमें अपने बॉर्डर को दोस्त हमेशा से, चाहे सीज फायर के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए हमेशा हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो वैश्विक व्यापार के अंदर भारत का कंट्रीब्यूशन जैसे बढ़ेगा, और ये बढ़ने दोस्तों 1991 से स्टार्ट हुआ था, जैसे कि भारत में दोस्तों एफडीआई आनी स्टार्ट हुई। भारत की कंपनियां जब दोस्त आएगी तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, तो इससे देश के लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो दोस्त इस पूरे पार्ट्स को, यानी कि इस पूरे चैप्टर को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट है भारत के वैश्विक व्यापार समस्याओं,
और संभावनाओं को हम समझेंगे। दूसरे पार्ट में दोस्त हम भारत और जो पर्यावरण के लिए कदम उठाए गए हैं एनवायरमेंट के लिए, हम वो समझेंगे क्या स्टेप उठाया इंडिया ने। एंड थर्ड पार्ट्स में हम समझेंगे इंडिया के जो सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस हैं, हम इन पूरे रणनीति को विश्लेषण करेंगे। दोस्त इन तीनों में से किसी एक पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, या तो दोस्त फर्स्ट पे आ जाएगा, या तो सेकंड पे आ जाएगा, या थर्ड पे आ जाएगा। मैं आपको इस चैप्टर के तीनों पार्ट से समझा दूंगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का वैश्विक व्यापार। देखो दोस्त 1991 से पहले तो भारत का व्यापार नाम मात्र का हुआ करता था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ना होकर पब्लिक सेक्टर थी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र को, यानी कि गवर्नमेंट के हाथों में सब कुछ था। इसलिए प्राइवेट सेक्टर दोस्तों पनप ही नहीं पाया, गवर्नमेंट ने प्रमोट ही नहीं किया, लाइसेंस राज हुआ करता था। फाइनली दोस्त जब हमने एलपीजी अपनाया तो लाइसेंस राज को खत्म किया गया और दुनिया भर के देशों को इन्वाइट किया गया एफडीआई के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भारत के अंदर कंपनियां विश्व के देशों से आए और भारत के अंदर कंपनी लगाए। लेकिन तो इस टाइम भी एक कमी हमारी ये रह गई थी, हमने ज़्यादातर अपने रिलेशन भारत के पड़ोसी देशों से बनाए। इसलिए दोस्त इसको कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार समझौता या व्यक्तिगत व्यापार संबंध, यानी कि इंडिया के दोस्त ज़्यादातर व्यापार चाइना के साथ हुआ करता था, बगल में दोस्त श्रीलंका के साथ हुआ करता था। बट हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो बढ़त है उसको नहीं बढ़ाया, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वेस्टर्न कंट्रीज, उनसे ज़्यादातर दोस्त हमने नहीं किया। इसलिए हमारे सामने यहाँ पे भी चैलेंजेस ज़्यादा थे दोस्त। 1990 के दशक की जब शुरुआत हुई थी उस टाइम भारत का जो व्यापार क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। लेकिन दोस्त 1992 के अंदर हमने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया, और लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब है भारत के जो ईस्ट के कंट्रीज हैं उनके साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाना। और भारत के ईस्ट के जो कंट्री है दोस्त उनको हम आसियान कहते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट कंट्रीज, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोस्त कब बना था? ये 1967 में बना था, 8 अगस्त को बना था दोस्तों आसियान। तो आसियान को बनाने वाले जो 5 कंट्री थे जिनका नाम है IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। दोस्त इन 5 कंट्रियों ने मिलकर आसियान को बनाया था, और आसियान का मकसद ये था कि आपस में 5 देश मिलकर व्यापार करेंगे। दोस्त आज तो इसके अंदर और कंट्री जुड़कर इसके अंदर तो आज लगभग 10 कंट्रीज इसमें हो गए हैं, जैसे कि इसमें दोस्त वियतनाम जुड़ गया है ना, एंड दोस्त इधर लाओस हो गया, इधर तो कंबोडिया हो गया, तो ब्रुनई हो गया। इसमें 10 कंट्रीज हो चुके हैं। लेकिन आसियान के साथ अपने व्यापार संबंध को बढ़ाने के लिए भारत ने दोस्त 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी को बनाया, और 1994 तक भारत की दोस्त जो कह सकते हो कि जो व्यापार है वो आसियान के देशों के साथ होना स्टार्ट हो गया। जो सिंगापुर हमारे लिए लुक ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य देश है जिसके साथ हम व्यापार करते हैं। तो भारत का जो ट्रेड हुआ करता था, अगर दोस्त आप इस तरह से समझो, तो भारत का ट्रेड 1991 से दोस्त बढ़कर, क्योंकि बहुत कम हुआ करता था उस टाइम, तो जो भी दोस्त लगभग 10.5% था। यानी कि दोस्त अकेले अगर देखा जाए भारत का अकेला जो व्यापार हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का व्यापार चाइना के साथ हुआ करता था, वो भी 10.5% का व्यापार सिर्फ भारत चाइना के साथ करता था। तो दोस्त चाइना के साथ व्यापार करने का एक रीज़न भी ये था कि वो हमारे बिल्कुल पास में, वो लुक ईस्ट पॉलिसी बाद में आई, हमने स्टार्टिंग में चाइना के साथ ही व्यापार किया। लेकिन दोस्त यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो सबसे बड़ा भारत के लिए एक चैलेंजेस ये था कि दोस्त किस तरीके से हम आसियान के साथ भारत का व्यापार को और तेज़ी से बढ़ाएं। अगर दोस्त आप देखोगे यहाँ पे जो दोस्त एशियन कंट्रीज़ हैं और जो अब यूरोपियन कंट्रीज़ है दोस्त, उनके साथ भारत ने एक कह सकते हो कि आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। क्या कहा इसको? आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्त ये 2009 में हुआ, जिसके तहत हमने अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करी, और 2021 में जाकर दोस्त हमने यूरोपीय संघ के साथ अपने और संबंध बढ़ा लिए। अब चाइना की तरफ दोस्तों हमारा ध्यान कम है, लेकिन फिर भी व्यापार तो हमारा उसके साथ ज़्यादा होता ही है। लेकिन दोस्त अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड है दोस्त वो बड़ा है, और चाइना का जो ट्रेड हुआ है भारत के साथ वो कम हुआ है, यानी कि हमने कम करने की दोस्त पूरी कोशिश की है। अगर दोस्तों देखोगे अभी करंट ईयर में 2021-22 की दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं, जो सेशन चला है हमारा ये फाइनेंशियल ईयर, इसके अंदर तो चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड हुआ है वो $81 बिलियन के साथ हुआ है। इंडिया भारत का, इंडिया एंड चाइना का जो ट्रेड हुआ है। एंड दोस्त इंडिया और जो अमेरिका का ट्रेड है वो 2022 यानी कि 21-22 में वो है $88 बिलियन का, यानी कि अमेरिका के साथ हमने अपना ट्रेड रिलेशन बढ़ाया है। और दोस्त अब चाइना के साथ धीरे धीरे हम घटाते जा रहे हैं। दोस्त ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ हो पाया है। दोस्त मोदी जी हमेशा से सेल्फ मेड यानी कि दोस्त मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। इस टाइम भारत और यूरोपीय संघ के जो बीच का जो व्यापार है हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना, यानी कि दोस्त चाइना के बजाय हम यूरोपियन यूनियन को प्रमोट कर रहे हैं इस टाइम, यानी कि उनके साथ व्यापारिक संबंध बना रहे हैं। जैसे कि तो ब्रिटेन हो गया, तो फ्रांस से राफेल हथियार हो गए, है ना, तो जर्मनी हो गया, हमारा बहुत अच्छा संबंध है इसके साथ, हमारा जर्मनी हो गया, स्पेन, पुर्तगाल हो गया। तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे बनते जा रहे हैं। तो 2008 में दुनिया भर के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। कब? 2008 के अंदर। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे इस टाइम।
तो भारत के अंदर भी वित्तीय गिरावट देखने को मिली। तो भारत के सामने चैलेंजेस ये था कि हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने से जो भी पब्लिक सेक्टर को प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट सेक्टर उसको टैकल करेगा। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल की कीमत भी मतलब कह सकते हो कि बढ़ते जा रही थी। तो भारत के लिए चैलेंजेस ये था कि किस तरीके से हम इकोनॉमी को अपने संभाल सकते हैं। और दोस्तों इसलिए भारत ने उन मिडल ईस्ट कंट्री के साथ अपने रिलेशन अच्छे किए, जहाँ पे तेल हम खरीदते हैं। दोस्तों ईरान का बाहर मेन जो तेल है दोस्त भारत को ईरान से ही आता है ना, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। एंड देखा जाए दोस्तों ईरान, इराक, सऊदी अरब हो गया, रशिया से अपने रिलेशन हमने मजबूत किया इस टाइम। तो दोस्तों अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो भारत का जो निर्यात हुआ करता था 1990 के दशक में, वो सिर्फ और सिर्फ 0.6% था। यानी कि इंडिया भारत से बाहर देशों को माल सिर्फ 0.6% ही बेचा करता था। यानी कि जब दोस्त अगर भारत बाहर देशों को माल बेचेगा तभी दोस्त हमारे पास डॉलर आएगा। अब डॉलर आएगा तभी तो बातचीत बनी गया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आपको कहीं ट्रेड करना है तो आपका डॉलर चाहिए। और भारत को अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना होगा, जो कि सिर्फ 0.6% के साथ दोस्तों इतना नहीं था ये। लेकिन 2016 में दोस्त हमने इसको बढ़ाकर 1.7% कर लिया है दोस्त। अब हमारा टारगेट 3.5% तक ले जाना है इसको। तो भारत ने 2015 और 20 लगभग इन 5 सालों के अंदर विदेश व्यापार नीति बनाई है। और इस विदेश व्यापार नीति के तहत भारत ने दोस्त अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी कि जो विदेशी व्यापार है, भारत ने विदेशों से व्यापार करने के लिए दोस्त पहले भारत 450 बिलियन डॉलर खर्च किया करता था। अब दोस्तों भारत 900 बिलियन डॉलर खर्च करने का पूरा अपना टारगेट सेट कर चुका है। तो इस तरीके से आज हम एक इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के साथ साथ बहुत बड़े दोस्तों इंपोर्टर है, यानी कि भारत बाहर से माल खरीदने वाला एक तो सबसे बड़ा देश है। तो दोस्त ज़्यादातर हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ है, यूरोपियन कंट्री के साथ है, अमेरिका के साथ है और रशिया के साथ। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड रिलेशन को दोस्त और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के द्वारा जो इनिशिएटिव किया गया है ये मोदी जी के द्वारा, इसके तहत हम अपने ही देश के अंदर सामान को यानी कि प्रोडक्शन करने पे जोर दे रहे हैं। दोस्तों ये बात अलग है कि कोविड का जब सेशन हुआ 2021 का जो टाइम रहा, जो कोविड का दोस्तों टाइम था, कोविड का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। वो तो भारत के अंदर भी फाइनेंशियल क्राइसिस आई, ये इससे देखो कोई देश बचा नहीं है, कहीं पे कम आई तो कहीं पे ज़्यादा आई है। दोस्तों भारत की जो जीडीपी रही है वो इस टाइम गिर गई थी, यानी दोस्तों लगभग 7% से बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो 4% 5% पे आ गया था। हमारी हालत बिल्कुल ख़राब, प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो उस लोगों के पास बेरोजगारी और खरीदने के लिए दोस्त पैसे भी नहीं थे। तो 2022 और 23 का दोस्त इस टाइम जो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा करंट सेशन है 2022 और 2023 का जो करंट सेशन चल रहा है हमारा, दोस्त हमने टारगेट सेट किया है कि भारत 7% तक अपने जीडीपी को इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हम अपने व्यापार को और अपने देश की जीडीपी को बढ़ाकर देश के लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकते हैं। तो उस देश में रोजगार लाकर विदेशी कंपनियों को न्योता दे सकते हैं, जिससे कि हमारे देश के अंदर आर्थिक खुशहाली आए। दोस्त अब हम बात करते हैं भारत के जो व्यापार के रास्ते में जो मेन जो प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या है। देखो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, तो WTO दुनिया भर के लिए ट्रेड के लिए रूल्स बनाता है। दोस्त ये वही WTO है दोस्त जिसको 1 जनवरी 1995 को बनाया गया। लेकिन दोस्त WTO को 1948 में ही बना लिया गया था, बट इसका नाम अलग हुआ करता था। उस टाइम इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो 1948 यानी कि 1948 से ही दोस्त भारत WTO का, यानी कि दोस्त जिसको हम पहले क्या कहते दोस्त, इसको हम कहते थे पहले गेट, क्या कहा जाता था, गेट कहा जाता था दोस्त। तो भारत स्टार्टिंग से ही गेट का संस्थापक फाउंडर मेंबर रहा है। और इस तरीके से भारत अपने WTO के साथ मिलकर दुनिया के तमाम देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता था। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत के अंदर वो 30% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, यानी कि भारतीय कृषि प्रधान देश है और भारत में 30% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि करते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज का एक मेन इशू हमेशा यही रहता था कि भारतीय किसानों को दोस्त जैसे कि केंद्र में रखते हुए उनके लिए पॉलिसीज बनाया जाए। तो पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि दोस्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है, तो मिलने दोस्त इनका यही स्ट्रक्चर रहता था और 1950 के डिकेड्स में यही हुआ। तो भारतीय किसानों के लिए राजनीतिक दलों ने दोस्त किसानों के लिए कर्ज माफ़ के लिए, उनको लोन देने के लिए एंड दोस्त सबसे बड़ी बात है उनकी MSP के लिए पॉलिसीज बनाई है। और आज भी दोस्त हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो हमेशा से MSP की डिमांड करते आए हैं। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दोस्त न्यूनतम समर्थन मूल्य। जो किसान खेती करेंगे उसका एक प्राइस फिक्स करके गवर्नमेंट ले ले, बट किसान चाहते हैं कि MSP को हमेशा बढ़ा कर रखा जाए जिससे कि किसानों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दक्षिण एशियाई जो देश है उनके बीच हमारा काफ़ी असहयोग है। तो इसके भी कुछ कारण है। तो उस कारण क्या है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इसके साथ हमारे संबंध हमेशा बिगड़े हुए रहते हैं। तो जो SAARC हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन,
जो सार्क है इसको 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बनाया गया था और इसके अंदर भारत के पड़ोसी के लगभग दोस्त 8 कंट्रीज इसके अंदर आ जाते हैं। तो सार्क के साथ हमारे रिलेशन बहुत कम है। तो सोचो आज इसमें लगभग 37 बार इसके सेशन हो चुके हैं, बट सभी देश मिलकर 18 बार ही आज तक मिले हुए हैं, यानी कि मुलाकात भी कम हुई है। और जब तक मुलाकात नहीं होगी दोस्त चीज़ों पे बातचीत कैसे होगी। तो इनका दोस्त मेन मुद्दा आपस में लेकर ही सहमत नहीं है एक दूसरे को लेकर। हम चाइना को कहेंगे तो उसका तो मुद्दा अलग हो जाता है, लेकिन दोस्त अगर हम पाकिस्तान, क्योंकि वो सार्क में नहीं आता चाइना, बट दोस्त पाकिस्तान को देखो यार, पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट से भारत के अंदर आतंक फैलाता रहता है। तो इसलिए जो मेन मुद्दा है हमारा सार्क देशों के बीच में, सार्क बिल्कुल फेल और असफल है पूरा इस तरीके से, क्योंकि इसमें सहयोग की भावना ही कम है। लोग देश आपस में एक दूसरे पर सहयोग ही नहीं करते, विश्वास नाम की चीज़ ही नहीं रही यार। फिर भी दोस्त हमारे संबंध नेपाल से जो बीच में कुछ बिगड़ ही चुके थे अब सही है। भूटान दोस्तों, मालदीव के साथ, एंड अफगानिस्तान में दोस्त अब तालिबान जब शासन आया तो हमने अपनी पॉलिसी में भी चेंजेस किए। और जो श्रीलंका दोस्त पूरी बर्बादी के कगार पर आ चुका है, हम उसकी इस टाइम आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। इस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो सार्क है, तो इसका इतना दोस्तों इम्पैक्ट नहीं पड़ा है दक्षिण एशियाई देशों के ऊपर। दक्षिण चीन एशिया के क्षेत्र में भारत को रोकने के उद्देश्य से जो यूरोपियन यूनियन है वो भारत के साथ व्यापार कर रहा है, ताकि वो चीन को रोके आगे देशों के साथ व्यापार करने से। क्योंकि तो चीन जहाँ भी व्यापार करता है उनको लालच देकर उनकी इकोनॉमिक हेल्प देता है और फिर उनके देशों में दोस्तों पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग बनवाता है। तो चाइना के दोस्तों ये लालच भरी जो नीति है, इससे यूरोपियन यूनियन वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी परेशान है। तो इसलिए वो इंडिया को प्रमोट करते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करे, ताकि दोस्त जो छोटे छोटे कंट्रीज है साउथ एशिया के, वो भारत के प्रति झुकाव अपना बना कर रखें। भारत और जो क्षेत्रीय व्यापक जो आर्थिक सहयोग है, ये भारत और क्षेत्रीय जितनी भी कंट्रीज हैं, भारत उन देशों के साथ अपनी व्यापारिक नीतियों को बढ़ावा देना चाहता है। तो जिसके लिए दोस्तों भारत हमेशा, जैसे कि ब्रिक्स कंट्री में भारत शामिल है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों के साथ दोस्तों भारत क्वाड के साथ भी शामिल है, जिसमें दोस्त अमेरिका है, एंड जापान है, इंडिया है, एंड होने दोस्त ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से चारों देश क्वाड के हो गए, ब्रिक्स के हो गए, एंड दोस्त बामस्टेक हो गए, है ना। एंड इधर आपके चाहे दक्षिण कंट्री आपस में बेशक फेल है, कुछ श्रीलंका के साथ, तो हम कुछ कंट्री से अपने रिलेशन को सही से बना के रख रखे हैं इस टाइम भी। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे संबंध सही है। तो भारत आसियान देशों के साथ भी, भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी, भारत तो G77 कंट्रीज के साथ भी। तो G77 क्या है दोस्त, ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि 1977 में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम G77 है। और दोस्तों भारत G20 के साथ के जो मेंबर हैं उनके साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे से बना रहा है। भारत अपने व्यापारिक संबंध को बढ़ावा दे रहा है। भारत दोस्तों चाहता है फ्री ट्रेड जोन होना चाहिए, इस ट्रेड के अंदर किसी का कोई भी इंटरफेयर ना हो, कोई भी कस्टम ड्यूटी ज़्यादा ना लगाए, जिससे कि ट्रेड में दिक्कत आए। भारत दोस्तों हमेशा से फ्री ट्रेड का सपोर्टर रहा है। आसियान और अफ्रीका देशों के साथ दोस्तों भारत का संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। भारत दोस्तों हमेशा से G7 कंट्री के साथ अपने जो संबंध है वो बढ़ा रहे हैं। G7 के दोस्तों कौन कौन से कंट्री है दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो G7 के कंट्री से ये हैं, जर्मनी हो गया, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। दोस्तों ये G7 कंट्री है, इसमें रशिया भी जुड़ गया है G7 में, इसलिए इसका नाम हिट हो चुका है। तो इनके साथ दोस्तों भारत अपने संबंध बढ़ा रहा है। तो बगल में कुछ और भी कंट्रीज जिनके साथ भारत के अच्छे रिलेशन है, ये दोस्तों ये सारे हैं। अच्छे रिलेशन मतलब इनके साथ व्यापारिक संबंध है। अब वो बात दोस्तों अलग है, जैसे कि चाइना के साथ भारत के हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर, बट हमारे रिलेशंस आज जो व्यापारिक है संबंध वो चाइना के साथ भी है आज दोस्तों $81 बिलियन का। अब दोस्तों हम समझते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में वार्तालाप क्या हो रही है भारत के बीच में और दुनिया के तमाम देशों के बीच में। ठीक है, तो चलिए अब हम ये समझते हैं। दोस्त नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण के क्षेत्र में वार्तालाप। अब हम बात करते हैं दोस्त, हमने व्यापार की बात कर ली। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट था इसका चैप्टर का, क्योंकि हमने देखा 3 पॉइंट है इसके अंदर जो कवर करना है हमें। पहला ट्रेड का, दूसरा दोस्त इन्वायरमेंट का, और तीसरा सिक्योरिटी का। दोस्त हमने ट्रेड का तो हमने कवर कर लिया, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर भारत का क्या स्टैंड है। देखो यार, ग्लोबल वार्मिंग हो गया यानी जलवायु परिवर्तन हो गया, और क्लाइमेट चेंज हो गया दोस्त। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिससे कोई एक कंट्री प्रभावित नहीं है, तो दुनिया के हर एक कंट्री इससे प्रभावित है। जैसे बाढ़, भूकंप दोस्तों आ जाना, बेमौसम बारिश आ जाना दोस्त, तो एक ऐसा प्रॉब्लम है दुनिया भर के अंदर। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब नेचुरल या तो डिजास्टर आता है, तो उस कंट्री के लिए दुनिया भर के कंट्री उसकी हेल्प के लिए आते हैं। तो कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लेते सभी दोस्तों देश मिलकर, जिससे कि हम कह सकते हैं कि सभी का एक साथ सहयोग हो, इन्वायरमेंट को प्रदूषित करने से रोका जाए। दोस्त इसका जो डिसबैलेंस होता है, यानी कि जो बैलेंस बिगड़ता है, उससे बचाया जाए। तो इसके लिए भारत ने समय समय पे अपनी पॉलिसीज़ बनाकर दुनिया भर के जितने भी स्टैंड लिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस लिया जाता है, उसमें भारत अपना पार्टिसिपेशन देता है। तो दुनिया भर में जो सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ, जो कि 1992 के अंदर हुआ, वो कौन सा था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो अर्थ समिट।
इसके बाद दोस्त संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन जो कि UNFCCC के द्वारा दोस्तों करवाया गया था, यूएनओ के द्वारा ये करवाया गया था। इसके अंदर जो पर्यावरण के मेन मुद्दे थे वो था CO2 को कम करना। जो दुनिया भर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से समुद्र का दोस्तों जो ताप है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बर्फ पिघलते जा रहे हैं। इसकी वजह से दुनिया भर जो समुद्र के आसपास के जो एरिया हैं दोस्त वो डूब सकते हैं और इससे बाढ़ की जो खतरा है वो बढ़ता जाता है। उस पर्यावरण और सतत विकास का मुद्दा हमेशा से ऊपर रखा गया है। सतत विकास का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यानी कि जो भी रिसोर्सेस है उसको इस तरीके से यूज़ करो ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए भी वो बचे भाई, उनको भी उसका मिलना चाहिए। मान लो दोस्तों हम पेट्रोल ख़त्म कर देंगे, हम गाड़ी पे तो घूम लेंगे, तो हमारी बात जनरेशन का साइकिल पे घूमेगी भाई, तो सोचो। तो उन रिसोर्सेज को उस तरीके से यूज करो जिससे कि आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा रहे, यानी कि उतना ही यूज़ करो, उसको बर्बादी मत करो। क्योंकि दोस्त जो यानी कि जो नवीनीकरणीय नहीं है दोस्त, जो अनवीनीकरणीय है, तो वो कैसे बनेंगे दोबारा, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल जो है। तो रामसेर सम्मेलन हुआ था 1971 में। कहाँ पे हुआ था? ये ईरान में हुआ था। भारत इसके अंदर 1975 में पार्टिसिपेट किया था। इसके अंदर भी दोस्त इन्हीं एनवायरमेंट के इश्यूज़ के ऊपर बात की गई थी। कार्बनिक प्रदूषकों की रोकथाम का सम्मेलन हुआ दोस्त 2001 के अंदर। भारत इसके अंदर 2004 में शामिल हुआ और ये कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था दोस्तों। स्टॉकहोम कहाँ है? ये स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ पे दोस्तों हुआ था। इसको POP कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। डेट मीन्स जो पोल्यूशंस होते हैं उनके ऊपर कम करने के लिए रोकथाम किया गया। तो उस पृथ्वी सम्मेलन के बाद क्योटो प्रोटोकॉल का आपने दोस्त नाम सुना होगा, क्लास 12 में पढ़ा होगा आपने। 1997 में हुआ दोस्त क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो कि जापान के अंदर एक शहर का नाम है, वहाँ पे दो दुनिया भर के लगभग इसमें 105 कंट्री तो शुरुआत में पार्टिसिपेट किए। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना मेन मकसद है यहाँ पे। तो पर्यावरण और विकास पे यूएनओ के द्वारा दोस्तों काफ़ी सम्मेलन किए गए हैं। इनमें 1992 का अर्थ कॉन्फ्रेंस यानी कि अर्थ सम्मेलन सबसे ऊपर आता है, ठीक है दोस्त। और UNFCCC यानी कि 2CCC है, UNFCCC, इसका दोस्तों कंट्रीब्यूशन रहा है इन्वायरमेंट को रोकथाम करने के लिए। देखो सबसे पहली बात बता दूं आपको मैं, जब रियो डी सम्मेलन किया गया था, रियो डी जनेरियो के अंदर पृथ्वी सम्मेलन जब किया गया था, इसके अंदर जो इसका आउटकम निकल कर आया उस परिणाम को कहा जाता है एजेंडा 21, जिसमें सतत विकास के ऊपर जोर दिया गया था कि हम अपने पेड़ पौधों को काटेंगे नहीं। तो पेड़ पौधे के अंदर भी जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो वहाँ पे जो जंगलों में या जो वनवासी होते हैं, वो उनका जीवन दोस्त खतरे में आ जाता है। तो पेड़ नहीं काटना। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको डेवलप कंट्री हेल्प देंगे, इकोनॉमिक हेल्प देंगे, है ना। एंड जो CO2 में कम करना। तो इस तरीके से जो सतत विकास का मेन मुद्दा है उन पर जोर दिया गया था एजेंडा 21 के अंदर, जो कि रियो डी जेनेरियो को 1992 जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसका मेन ये परिणाम निकल कर आया। जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो 2008 और 2012 के बीच में, इन सालों के बीच में कम करने के ऊपर काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस किए गए। तो जिससे कि जो वैश्विक तापमान की में जो वृद्धि जो हो रही थी दोस्त, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। तो दुनिया भर के लिए एक चिंता सताई जा रही थी कि आखिर कैसे इसको कम किया जाए। देखो विकासशील देशों के लिए स्वच्छ विकास तंत्र जरूरी है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका ये कहना है कि हमने अभी तक अपना विकास नहीं किया है, हम अपने कारखाने लगाएंगे ही, हम दोस्तों फैक्ट्री में काम करेंगे ही, तो इससे जो विषैला दोस्त जो गैस निकलता है, जो नदियों में पानी गंदा होना या पर्यावरण को प्रदूषित करना। अब इस तरीके से ओजोन परत में भी दोस्त खतरा आ गया, उसमें भी छिद्र यानी बड़े छेद हो जाते हैं। तो जो सूरज से जो किरणें हैं दोस्त, पराबैंगनी किरणें, वो डायरेक्ट हमारे पे आ रही है, तो उसके वजह से हमें भी कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज उनका तो कहना है हमने अपने विकास किया ही नहीं है, तो हम तो अभी करेंगे। जो डेवलप कंट्री है उनका कहना है कि ये विकासशील देशों की वजह से ही पर्यावरण संतुलन हो रहा है। भाई डेवलप कंट्री ने अपना विकास कर लिया है। तो आज जो परिणाम आपको दिख रहा है ये दोस्त, आज पर्यावरण का जो बाढ़ भूकंप की जो घटनाएं, सुनामी की घटना, ये सब डेवलप कंट्री के द्वारा जो की घटनाएं उनका ही ये परिणाम है। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज करते हैं, जो डेवलप कंट्री मना करते हैं, आखिर दोस्तों कौन कहाँ पे गलत है, अब ये तो जनता को डिसाइड करना हम सब देशों के लिए ज़रूरी है दोस्त। अब कभी भी ज़िंदगी में जो दर्दनाक मौत होगी इंसान की, वो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के यानी कि संतुलन बिगड़ने पे ही होगी। चाहे दोस्त वो प्राकृतिक मौत ही सबसे बड़ी मौत कहलाएगी इंसानों के लिए दोस्त। अब इस टाइम 2015 के अंदर पेरिस समझौता हुआ, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया, इसके अंदर CO2 के मामले को उठाया गया ताकि विश्व भर के देश उस पर कम कर सके। तो अभी हाल ही में 2020 के अंदर जो सबसे बड़ा दोस्तों मेन जो मुद्दा कहाँ पे, COP26 दोस्तों मीटिंग की गई। और COP26 के अंदर जो कहा हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था 1 से 12 नवंबर के बीच में 2021 के अंदर दोस्तों, इसमें मोदी जी भी पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए थे। इसका जो मेन मकसद था इसका क्या था कि आपस में जो कंट्रीज हैं वो CO2 को कम करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे। और CO2 को कम कैसे कितना करेंगे, तो CO2 को कम करने के लिए दोस्तों 2050 तक लक्ष्य रखा गया कि जीरो, बिल्कुल नेट जीरो कर देंगे
जो डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि जैसे कि जो अमेरिका वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज है, वो 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बिल्कुल जीरो का उत्सर्जन करेंगे। चाइना 2060 तक जीरो करेगा और इंडिया दोस्तों 2070 तक जीरो करेगा। तो इसी COP 26 के दोस्तों मीटिंग के अंदर मोदी जी के द्वारा दोस्तों एक नारा दिया गया, इसका मतलब था एक विश्व, एक ग्रिड और एक सूर्य। हम पूरा एक विश्व बनाएंगे जो कि एक ही पद्धति में रहेंगे, एक ही सूरज के नीचे, जिससे कि दोस्त आपस में मिलकर हम सहयोग करके अपने एनवायरनमेंट को ठीक करेंगे। दोस्तों भारत ने एक लक्ष्य ये भी रखा कि 2030 तक जो जीवाश्म ईंधन के जो भी सोर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, वो उसको हम 50% तक कम कर देंगे। जैसे कि दूसरे जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम पदार्थों में उसको यूज किया जाता है, जो कि इंसानों के लिए और हमारे प्रदूषण फैलाने में दोस्तों ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस तरह के 2025 तक हमने ये डिसाइड किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन हम कम से कम करेंगे। नवंबर 2020 में विश्व के नेताओं के साथ फिर से एक समीक्षा दोस्तों सम्मेलन किया गया था, और दोस्तों इस टाइम ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा जो गठबंधन है, इसके अंदर आपस में देशों को दोस्त एनर्जी यानी कि जो सोलर एनर्जी होता है वो प्रमोट करने की दोस्तों बात की गई। जैसे कि आप देखते हैं हम कि जो धूप से जो सोलर एनर्जी को हम ले लेंगे तो उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर दोस्त हम उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे कि दोस्त आज केरला हो गया भारत के अंदर, वहाँ का एक हवाई अड्डा बनाया दोस्तों अभी हाल फिलहाल में, जहाँ पे पूरे तरीके से सोलर पैनल से पूरा लैस है यार, पूरा सोलर पैनल से बना दिया गया है उसको। तो ग्लासगो में जो स्कॉटलैंड में जो COP 26 की जो सम्मेलन हुआ, ये सबसे ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो करंट में हुआ ही, तो इसलिए आप इसको आंसर में जरूर मेंशन करना। COP 26 के परिणाम के रूप में ही ये सारी बातें निकल कर आई जो दोस्तों मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। तो मेनली जो मेन मकसद है वह कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, ताकि हम जो वैश्विक जो ताप है उसको कम कर सकते हैं, और आए दिन दोस्त जो घटनाएं देखने को मिलती है विकासशील देशों में ज़्यादा, उससे बचा जा सकता है। और ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब दुनिया भर के देश आपस में मिलकर करें, क्योंकि दोस्त चाहे इन्वायरमेंट का इशू हो गया, चाहे वो टेररिज्म का इशू हो गया, वो किसी एक देश के लिए नहीं है, दुनिया के सभी देश इससे प्रभावित है। याद नकल दोस्त होंगे ही होंगे जो नहीं है भाई, क्योंकि कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा है सभी देश के अंदर। अब भारत की बात करते हैं, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है भारत की। देखो भारत आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके से अपनी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आंतरिक अपने देश के अंदर अलगाववादी दोस्त नक्सलवादी है ना, ऐसे समूह गिरोह जो कि भारत की अखंडता और एकता के लिए हमेशा दोस्त खतरा बने रहते हैं। और बाहरी शक्ति जैसे भारत के पड़ोसी देश जैसे चाइना हो गया एंड पाकिस्तान हो गया, तो बाहरी देशों से भी भारत की सुरक्षा जरूरी है। तो घरेलू मोर्चों पे दोस्तों भारत के लिए चैलेंजेस ये है, सबसे बड़ी बात कि भारत को अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन गिरोहों को खत्म करना होगा जो भारत की एकता को तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए दोस्त जैसे कि नक्सलवादी आंदोलन भारत में पश्चिम बंगाल वगैरह में हो, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह में होते रहे, तो इससे भारत को निपटना एक चैलेंजेस रहा है। दोस्त भारत इसको भी टैकल अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाकर कर सकता है। भारत ने दोस्तों बाहरी सुरक्षा के लिए भारत ने सफल परीक्षण किया था अपना 1998 के अंदर पोखरण में, तो उसके 11 मई को दोस्तों किया था। इससे पहले जो हुआ था हमारा वो तो फेल हो गया था 1974 वाला, बट दोस्तों बीजेपी की सरकार थी 1998 में, और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से भारत ने परमाणु परीक्षण किया, चाहे वैश्विक दोस्त प्रतिबंध लगा दिए गए हम पे, लेकिन फिर भी हमने इसको इग्नोर किया, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो सिक्योरिटी का मामला है वो सब उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो 1991 में जम्मू और कश्मीर में कारगिल सेक्टर के अंदर वॉर हुआ, तो इसके अंदर भी भारत के लिए सिक्योरिटी का मामला आया कि हम किस तरीके से इसको भी टैकल करें। वैसे दोस्त पाकिस्तान को इसमें हमने हराया, लेकिन चाइना ने पूरा सपोर्ट किया इसके अंदर पाकिस्तान। भारत और चीन के दोस्तों जो बीच 1962 में जो वॉर हुआ था, ये सभी वो हमारे लिए दोस्तों वो टीचिंग्स है, वो हमारे लिए सीख है जिसे हम सीख सके। और आने वाले टाइम पे भारत के सामने कोई ऐसी चुनौती आती है, चैलेंजेस आती है, तो भारत दोस्तों इमीडिएटली उसका टैकल कर सके। भारत में दोस्तों भाषा को लेकर एंड जातिगत आंदोलन होते रहे हैं, और कई दोस्त ऐसे आंदोलन हुए हैं जो अलगाववादी आंदोलन में बदल गए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड के अंदर, असम के अंदर, मिजोरम के अंदर। तो भारत के लिए बहुत बड़ा दोस्तों सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने की वजह से भारत में जम्मू कश्मीर में अशांति फैलने का डर हमेशा से दोस्तों कायम रहा है, और भारत इस तरीके से अपनी सुरक्षा को तो अपने डिफेंस को बढ़ाकर, अपने हथियारों, बंदूकों, गोले बारूद और टैंकों को दोस्तों बढ़ा, अपनी जो डिफेंस की जो उसकी नीति है उसमें भारत ने दोस्त हमेशा से उत्तर आधुनिक यानी कि बहुत मॉडर्न हथियारों को बढ़ाया है। जैसे कि दोस्तों S-400 मिसाइल्स हो गए दोस्त, या ब्रह्मोस्त्र मिसाइल हो गए, है ना, वो अपने हथियारों का भारत हमेशा से बढ़ाते रहा है। भारत की लंबी तटरेखा है दोस्त जो कि हिंद महासागर से भारत को जोड़ती है, उसके ऊपर एक डियोगो गार्सिया का नाम दोस्त जगह है, ये एक टापू है, क्या एक टापू, ये गाउन टाइप है मान लो, ठीक है, हिंद महासागर में। वहाँ पे अमेरिका दोस्त अपनी उपस्थिति बनाया जा रहा है, तो भारत नहीं चाहता कि अमेरिका भारत के दोस्त जो हिंद महासागर का जो टापू है डियोगो गार्सिया, भारत अमेरिका वहाँ पे आए, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि कोई भी
किसी भी कंट्री के बगल में आके कोई भी देश वहाँ पे अपना सैनिक अड्डा बनाए। तो भारत दोस्तों इस तरीके से अमेरिका को इसका क्रिटिसाइज कर रहा है इस टाइम। तिब्बत के मुद्दे पे भी भारत और चीन के बीच में दोस्तों युद्ध हो चुका है, ये दोस्तों हमें पता है। तो दोस्त भारत हमेशा ये चाहता है कि यूएनओ के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर दुनिया चले। हमेशा भारत ने पीसनेस की बात कही है, डिसआर्मामेंट की बात कही है, यानी कि जब सीतु चल रहा था दोस्त हमने निरस्त्रीकरण की बात की थी, यानी कि हथियारों को बढ़ावा ना देना, डिसआर्मामेंट यानी कि निशस्त्रीकरण। क्योंकि इससे हथियारों की होड़ से देश की इकोनॉमी पे दोस्त इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम ज़्यादातर पैसा अपने हथियार पे जब डिफेंस पे खर्च करते हैं तो जो मेन जो इशू है, फंडामेंटल जो नीड्स है लोगों की दोस्त, वो छूट जाता है। जैसा कि सोवियत संघ ने किया था, तभी दोस्तों वो जाकर 1991 में टूट गया। 1964 में जब 1962 में जब चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ, तो इससे दोस्त हमने ये सीख लिया कि आने वाले टाइम में जिस पे हम भरोसा करते थे, दोस्त नेहरू जी भरोसा करते थे, वो भरोसा जब टूटा हमारा, तो हमने अपनी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं की सिक्योरिटी के साथ। और आज तक दोस्त हम उसी पॉलिसी के साथ चल रहे हैं। तो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी है हमारी। बट ये दोस्तों जो है कि हमारे पास आज ये परमाणु बम है, बट नो यूज़ यानी कि नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है हमारे, कि हम उसको पहले यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम पे कोई अटैक करता है तब उस पर हमला करेंगे। मुझे लगता है दोस्तों इसमें थोड़ा हमें चेंज करना चाहिए। जब भी कोई हमें कोई ऐसा थ्रेट दे तो उसको वहीं पर सबक सिखाना चाहिए। तो उस मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके ये थोड़ा सा स्टेप लिया है, जो कि दुनिया भर के अंदर उसकी सराहना की गई। सहयोग की संधि पर दोस्तों हस्ताक्षर हुए हैं। एंड भारत आज़ादी, और जब भारत को आज़ादी मिली यार, तो 1950 के दशक से ही भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हुआ। जब 1967 के अंदर एनपीटी पे सिग्नेचर करवाया गया, तो भारत ने दोस्त इस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया, क्योंकि ये संधि ये कहती है कि इस पर सिग्नेचर करने वाले देश कभी परमाणु टेस्ट नहीं कर पाएंगे, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएंगे। भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया। फाइनल दोस्तों जब नेहरू जी की जब सरकार थी तो उस टाइम तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंदिरा गांधी सरकार में दोस्तों जब टेस्ट हुआ था, बट वो फेल हो गया 1974 के अंदर। बट कोशिश तो जरूर की गई थी। लेकिन भारतीय जनता यानी बीजेपी की दोस्तों गवर्नमेंट ने 1998 में जब टेस्ट किया, तो दोस्तों उस टाइम हम इसमें सफल भी हुए और भारत भी एक परमाणु संपन्न देश बना। देखो भारत के जो विदेश मंत्री यशवंत सिंह और अमेरिका के दोस्तों जो उप विदेश मंत्री हैं स्ट्रोब टैलबोट, कब 1998 के टाइम की बात है ये, उस टाइम दोस्त हमारे संबंध बिगड़ गए थे अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका चाहता था भारत ऐसा टेस्ट ना करे। इस टेस्ट की वजह से अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, व्यापारिक प्रतिबंध। रूस ने भी दोस्तों भारत की इस टाइम आलोचना करी थी, बट हम अपनी सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति दोस्त क्लिंटन ने भारत अमेरिका के सहयोग की बात कही। जब दोस्तों क्लिंटन भारत में आना चाहते थे, तो उस टाइम ये नहीं आए, क्योंकि हमने परमाणु टेस्ट किया था। बट दोस्तों उसके सिर्फ 2 साल बाद ये भारत में दोस्तों फिर से आए और हमारे सहयोगी संबंध सही से बन पाए अमेरिका के साथ भी। अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों माहौल में भारत के बढ़ते महत्व और हथियारों का एक बहुत बड़ा दोस्तों भारत खरीदार है, इसलिए भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आज दोस्तों भारत बहुत बड़ा व्यापार है, यानी कि मार्केट है। यहाँ पर तो दुनिया भर के कंट्रीज आते हैं व्यापार करने के लिए, और भारत दुनिया भर के 2 देशों से जो सबसे ज़्यादा हथियार है वो अमेरिका से खरीदता है इस टाइम, और रसिया से खरीदता है, तो जर्मनी और फ्रांस से खरीदता है। तो इस तरीके से हम हथियारों के दोस्त बहुत बड़े कह सकते हो क्या है दोस्त, क्रेता हैं, क्योंकि हम अपने हथियार बाहरी देशों से खरीदते हैं। तो इन देशों के लिए भारत बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि दोस्त इन देशों के साथ जब भारत हथियार खरीदता है तो उनको पैसा मिलता है। और इन देशों के लिए भारत इसलिए भी महत्व है क्योंकि भारत का बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे वो अपने कंपनीज लगाकर FDI लाकर भारत के अंदर दोस्त अपने को बेचते हैं, जिससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, बट देश के लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, देखो भारत के पास दोस्तों जो परमाणु बम है, टोटल भारत के पास 22 रिएक्टर हुआ करते थे। रिएक्टर वही परमाणु बम को दोस्त चलाने के लिए रिएक्टर जरूरी होता है। तो IAEA ने यह कहा कि भारत को अपने कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA के पास रखना होगा। दोस्त IAEA दुनिया भर के अंदर परमाणु ऊर्जा एजेंसी को रेगुलेट करने वाला एक संगठन है, जो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करता है। तो दोस्त भारत ने अपने 4 रिएक्टर IAEA के पास रख दिए। आतंकवाद का दोस्तों जो भारतीय मुद्दा है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि चाहे दोस्तों ताज होटल पे अटैक हो, मुंबई अटैक हो, संसद पे अटैक हो, भारत इससे जूझता रहा है। अभी जो जम्मू कश्मीर का हाल ही का मुद्दा है ये, जब भारत ने जम्मू कश्मीर दोस्त 370 हटाया तो उसके बाद थोड़ी कंडीशन ठीक हुई है। बट भारत के अंदर दोस्त नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर के साइड में भारत में हमेशा ये दोस्त भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेड बना रहता है। और दोस्त भारत के अंदर के जो लोग हैं उनके पास भी दोस्तों AK-47 जैसे स्टम राइफल्स यानी हथियार हैं, जिसके लिए वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। भारत में दोस्तों इंडियन आर्मीज को और भारतीय पुलिसों पे अटैक करके 2015 में दोस्तों कहाँ पे मुजफ्फराबाद में दोस्त और दादर की घटनाएं से ये साबित हो चुका था कि भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनके पास हथियार ऐसे हैं जो कि भारतीय लोगों पर ही अटैक करके वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। पीपल्स वॉर ग्रुप एक हिंसक गतिविधि चलाने वाला दोस्तों एक ग्रुप था, कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में ऐसी घटनाएं करता था, एंड दोस्त जम्मू एंड कश्मीर के अंदर
प्लस एक ऐसा ग्रुप जो कि नक्सलवादी ग्रुप है, जैसे कि दोस्तों उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र में दोस्तों ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर भी ऐसे गिरोहों को देखा गया है, ऐसे समूह को देखा गया है जो कि हथियार लैस है, उनके पास दोस्तों ऐसे हथियार है जिसमें दोस्त वो भूमिहीन कह सकते हो उनको, जो कि भूमिपति यानी जो पूंजीपति लोगों को या पुलिस और आर्मीज पे दोस्तों वो अटैक करते हैं और लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की दोस्तों बात करते हैं। स्टार्टअप कार्यक्रमों का दोस्तों उद्देश्य इसलिए बनाया गया है ताकि जो मेन जो गरीबी और बेरोजगारी के कारण दोस्तों जो मेन समस्या होती है उससे यानी कि कह सकते हो कि उसको समाधान किया जा सके, लोगों में रोजगार देके। अब दोस्त इसके लिए जो पर्यावरण पर जो इसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में आज जो टाटा नैनो कार है जब उसकी फैक्ट्री लगाई गई तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने उसका विरोध किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका इन्वायरमेंट के ऊपर विरोध काफ़ी मतलब ये कह सकते हो कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। अगर दोस्त हम देखें यहाँ पे जब ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ या जो चिपको जब आंदोलन हुआ तो भारत की पॉलिसी रही है हमेशा से दुनिया के अंदर अपनी सीख पहुंचाना। अब जो चिपको आंदोलन हुआ तो पेड़ की कटाई को लेकर जब ये आंदोलन हुआ तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। अब कोरियाई टाइकून पुस्तकों के खिलाफ देखो कि हुआ क्या था यार कि ये जो बंदरगाह है यहाँ पे भी, इस बंदरगाह पे भी इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो इसके वजह से एक कंट्री को दूसरे कंट्री से दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ के लोगों ने दोस्तों इसका विरोध किया था। तो टाइम टू टाइम जब भी किसी भी देश के अंदर चाहे सिक्योरिटी को लेकर या इन्वायरमेंट को लेकर इश्यूज होता है तो एक कंट्री का दोस्तों मसला दूसरे कंट्री में फैल जाता है, वो तो दोनों कंट्री आपस में ही उसको सुलझाने या उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो किसी देश के लिए संप्रभुता सरकार के दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब देश जब आज़ादी नहीं होगा तो दोस्त खाना कहाँ से खा लोगे आप, इसलिए आज़ादी पहले है, खाना बाद में है। मानव सुरक्षा जैसी दोस्त आज तक कोई भी ऐसी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि इंसानों की सुरक्षा भारत की गवर्नमेंट के लिए शायद इसके किसी भी दोस्तों गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए दोस्तों पॉलिटिकल पावर्स ही ऐसी है जो देश में इंटरनल और एक्सटर्नल अपनी सिक्योरिटी को कायम कर सकती है। भारत दोस्त अपनी पर्यावरण को देखने के लिए यानी कि उसको ठीक करने के लिए दोस्त जैसे COP21 के मीटिंग में पेरिस सम्मेलन के अंदर भी और जो COP26 के अंदर जो समिट हुआ था इसमें दोस्तों भारत पार्टिसिपेट करता है। और भारत दोस्तों हमेशा चाहता है कि जो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग जो लोग रहते हैं जो कि अलगाववादी आंदोलन चलाते हैं तो इनको टैकल करे और अपनी देश के अंदर और बाहर सिक्योरिटी को कायम रखे। इस तरह के दोस्तों भारत ने अपने एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बना रखी है, जैसे कि हम अपने दोस्त पेट्रोलियम पदार्थों को या दोस्त हम यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बस वगैरह इन सबको प्रमोट करते हैं। लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे दोस्तों कम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए, है ना। एंड दोस्त इन्वायरमेंट को प्रदूषित करने से बचाने के लिए दोस्त जैसे OD1 फॉर्मूला भी दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आई थी, वैसे दोस्त देश की सरकार भी ऐसी पॉलिसी लेकर आती है। तो ऐसे काफ़ी सारी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर, जिसके तहत हम क्या करते हैं अपने दोस्त जीवाश्म ईंधन को कम से कम यूज़ करने के लिए, ठीक है, ताकि पर्यावरण का नुकसान कम हो, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर दोस्त। तो इस तरीके से अपनी सिक्योरिटी के लिए, ट्रेड के लिए और अपनी एंड दोस्तों इन्वायरमेंट की पॉलिसी के लिए भारत दुनिया भर के अंदर प्रतिबद्ध रहा है। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्त चैनल को। जय हिंद, जय भारत।